हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं अपना इस लेक्चर में एक नया पार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का। और रे ऑप्टिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हमने जो लेक्चर किए हैं वहां तक हमने पूरी जो रे ऑप्टिक्स है उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इस चैप्टर में इस लेक्चर में कर लेंगे। और आज वाले लेक्चर से आपको एग्जाम में कम से कम 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको आराम से मिल सकता है। हो सकता है आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए और हो सकता है पूरे कंप्लीट वहां पे न्यूमेरिकल के साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिले। और लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वहां से भी एक आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और यहां से एक आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो दोनों चैप्टर से आपको हो सकता है दोनों एक क्वेश्चन वहां से आ जाए, एक यहां से आ जाए, दोनों और में आ जाए। और ये भी हो सकता है दोनों क्वेश्चन अलग अलग मिलके टोटल 6 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाए। ये भी हो सकता है। तो ये दोनों लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको अच्छे से करके जाएं, इन दोनों लेक्चर्स के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन विद योर टाइम स्टैम्प्स। तो इनको अगर आप करोगे ढंग से, इनको अगर आप अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एग्जाम है, जब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बड़े जब सही हो जाते हैं तो वहां पर आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है बाकी पूरी एग्जाम को अच्छे से करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इन सब से पहले हम एक छोटे से एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें वो कैसे छोटा दिखाई पड़ता है या फिर वो कैसे बड़ा दिखाई होता है, हमें छोटा या बड़ा दिखता कैसे है। हम वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहां पर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेज है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमें केवल किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाकर क्लियर दिखाने की कोशिश करता है या फिर छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। तो यहां पर हम सबसे पहले एक इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें छोटा या बड़ा कैसे दिखता है। ये देखो देखो हमारे पास हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं उसको, तो हमें पता है कि उस ऑब्जेक्ट से हमें क्या दिखता है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास हमारी ये आई बॉल होती है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा स्फेरिकल शेप, एग्जैक्ट स्फेरिकल ना हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्फेरिकल होता है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, हमने अभी तक जो पढ़ा है आपने 10th क्लास में। और वहां पर ये वाला जो पार्ट होता है आगे, ये कॉर्निया वगैरह, यहाँ पर आपका पूरा लेंस होता है एक, ठीक है। जो लेंस है इसका अपने कलर थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं, ये यहाँ पर आपका लेंस होता है, ठीक है। अब यहां से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्लियर दिखाई देता है वो तो इस लेंस की वजह से ये इसका जो एक ये कभी मोटा हो जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कभी पतला हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, अपने ये कंप्लीट ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उससे तो हमें क्लियर दिखाई देता है, धुंधला या जो क्लियर दिखाई देने का कॉन्सेप्ट है वो है एक। एक हमारे पास यहां पर है, ये अगर लेंस है तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी इस लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो हमारे पास आपको पता है हमारी जो आई की जो स्क्रीन है वो क्या है। आई की जो स्क्रीन है वो ये है यहां पर, ये एक अपनी आई के लिए स्क्रीन का काम करता है, ये पीछे वाली जो लेयर है, ठीक है। अब इस स्क्रीन पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कैसे, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो सामने मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होती है वो रेज यहां से इस आई के लेंस से यहां पर निकलती है। तो अब ये जिस टाइप की यहां पर इस जगह पर इमेज बनेगी जिस साइज की, उस साइज के अकॉर्डिंग हमें यहां पर ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है ये, ठीक है। ये इमेज बन रही है और हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इसका जो आगे ये जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इन्वर्टेड इमेज इस स्क्रीन पर बनती है।
फिर ये सिग्नल अपनी ब्रेन में जाता है और ब्रेन इस इन्वर्टेड इमेज को एक इस सिग्नल को ऑपरेट करके प्रोसेस करके आपको बताती है कि ये रियल में इसको सीधी करके दिखाती है। ये आप कॉन्सेप्ट हमने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। फिर मान लो मैं यहां पर इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर एक यहां से दिखा देता हूं आपको। ऑब्जेक्ट सेम है, सेम हाइट का है, लेकिन अब ये अगर आपको ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस बार इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या बनेगी, इस ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज अब ये वाली बनेगी। ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की इमेज है। और फिर हम एक और चीज कर लेते हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट को यहां पर थोड़ा आगे बना लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। और इसकी हमें साइज सेम ही रखनी है, साइज इंक्रीज नहीं करनी है, ऑब्जेक्ट सेम है। और अब ये ऑब्जेक्ट जो हमें यहां पर इमेज बनेगी, वो इमेज कैसी बनेगी, वो यहां पर इमेज इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये आपके पास थर्ड ऑब्जेक्ट है और हमारे पास यहां पर थर्ड इमेज, ये आपके पास थर्ड इमेज बनी है। तीनों केस में आपने एक चीज देखा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज है सेम, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं इसमें तीनों जगह पर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग साइज का देख पाते हैं। आप सीधा सा ये याद करो, जब आप किसी पेड़ को, जो आपके पास पेड़ होता है आपके सामने, जब वो बहुत दूर होता है, बहुत डिस्टेंस पर होता है, तो आपको कैसा दिखाई दे, छोटा दिखाई देता है कि बड़ा दिखाई देता है। आपको जब कोई पेड़ जब दूर होता है तो हमें छोटा दिखाई देता है, हमें आराम से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस पेड़ के नजदीक जाओगे और एकदम बिल्कुल सामने खड़ा है, तो वही जो पेड़ है वो आपके सामने आपको ऐसे ऊपर होके देखना पड़ता है। आपको ऐसा लगे पेड़ पता नहीं कितना बड़ा हो गया। जब कोई बिल्डिंग है, आप किसी बिल्डिंग को जस्ट पास में खड़ा होकर 4 मंजिला या 3 मंजिला बिल्डिंग को देखते हो तो कितनी बड़ी नजर आती है आपको। लेकिन उसी बिल्डिंग को आप जब 200 मीटर दूर होके, 100 मीटर दूर होके, कम से कम 200-150 मीटर दूर होके जब आप देखते हो, तो वही बिल्डिंग आपको इतनी बड़ी नजर नहीं आती। और अगर आप उस बिल्डिंग को 1 किलोमीटर दूरी से देखते हो, अगर मौसम साफ है और पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल वेदर क्लियर है, तो आपको वही 500 मीटर से वही जो बिल्डिंग है आपको और भी छोटी टाइनी दिखाई देगी। सेम केस हम मानते हैं मून के लिए। मून है, जो चांद है, वो कितनी बड़ी साइज का है। अगर हम उसके रेडियस की बात करें तो उसकी रेडियस का जो नियरली साइज है 10⁶ मीटर की रेंज में है वो, ठीक है। 10⁶ मीटर की रेंज में है कौन, मून। कितना, ये 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा के रेंज में हो गया है ना। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी साइज का हो गया मून। लेकिन जब हम यहां से अर्थ से इस मून को देखते हैं तो वो छोटा सा हमें दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन दिखाई हमें छोटा दे रहा है। दिखाई क्यों छोटा दे रहा है, क्योंकि हमारे इस यहां पर बनने वाली जो इमेज है, इस स्क्रीन पर, हमारी आई की जो स्क्रीन है, रेटिना पे बनने वाली इमेज क्या हो रही है, वहां पे बहुत ही छोटी बन रही है। इसलिए हमें ये जो इमेज है छोटी दिखाई दे रही है। अब इस इमेज का छोटी बनने का, बड़ी बनने का डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको इस डायग्राम में पता चलेगा। तो देखो 3 केस बनाए हैं, तो 3 में से मैं 2 केस ले लेता हूं, क्योंकि 3 में फिर ये क्या है, आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 2 केस है, ये एक केस है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी आई की जो यहां पर बनने वाला जो एंगल है, ये बनने वाला एंगल क्या है, एंगल अल्फा है। सपोज जितना एंगल इधर बन रहा है फर्स्ट के कारण, उतना ही एंगल ये इधर बन रहा है, ठीक है। ये अल्फा मान लिया, अल्फा 1। और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमारे आईज के नजदीक आ गया, ये अल्फा 2 बन रहा है। तो आप अगर यहां पर देख पाओगे कि एंगल अल्फा 1 इज लेस देन एंगल अल्फा 2। ये होता है एंगल ऑफ विजन, या विजन एंगल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कि ये जो एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना,
ये जितना ज्यादा बड़ा होगा हम उस ऑब्जेक्ट को उतना ही बड़ा देख पाएंगे। यहां पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो बड़ा होना और एक बड़ा दिखना। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे? जैसे मान लो मैं आपके साथ यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं इस डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से देखता हूं कि जैसे मान लो आपके पास ये जो डायग्राम है पूरा, इसमें ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और एक अपने पास ऑब्जेक्ट है यहां पे, एक अपने पास ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब ये और अच्छे से आपको पता चलेगा। इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? यहां बनेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर हमें ये एंगल अल्फा दे रहा है, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं? बड़ा कर देता हूं। बड़ा अगर मैंने कर दिया तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, और इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास यहां पर बनने वाली इमेज कितनी बन गई? इस स्क्रीन पर बनने वाली इमेज इतनी इतनी बड़ी साइज में बन गई। जितनी बड़ी इमेज बनेगी उतना बड़ा यहां पे ये एंगल ऑफ विजन बनेगा। यहां पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैग्नीफाइंग नजरिए से देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे, क्लियर करके देखेंगे, तो हम क्या देख सकते हैं? मैग्नीफाई करने के लिए हम इस एंगल को इस्तेमाल करेंगे कि वो कितना बड़ा दिखेगा कि कितना ज्यादा छोटा दिखेगा, ठीक है। अब एक तो ये केस हो गया। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, जो हमारा ये पहले वाला जो एंगल है, पहले वाला जो एंगल है अपना, जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां ले आऊं, यहां लेके आ गया नजदीक। मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को यहां से चेंज करके यहां लेके आ गया। अब एक चीज आप यहां पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा था, ये वाला जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा था, सेम वही ऑब्जेक्ट, वही एंगल, बड़े वाला जो एंगल बना रहा था सेम वही एंगल छोटे वाला बना रहा है। लेकिन छोटे वाला बड़ा हो थोड़ी गया, हमें बड़ा ये दिखाई दे रहा है केवल। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए, या ये एंगल ऑफ विजन है ये बड़ा होने के लिए, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है वो ऑब्जेक्ट हमारी नजर के नजदीक आ जाए तो हमें ये वाला एंगल बड़ा मिलेगा और इसकी बड़ी इमेज बनेगी। बड़ी इमेज बनेगी तो हमें ये बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। या फिर, या तो ये ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक आ जाए, या फिर इस ऑब्जेक्ट की हम ऐसी इमेज बना लें, ऐसी इमेज क्रिएट कर लें जो अपने आप से क्या हो? बड़ी हो। इससे, इस ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी हो और वो बड़ी वाली इमेज का एंगल हमारे आईज पर बने तो भी हमारे पास हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन। और ये कहां पर? हमारे जो आईज है यहां पर, इस आईज की जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहां पे बन रहा है। इसको यूज करके हम मैग्नीफाइंग पावर को, किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर और किसी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर हम यहां पर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा बना देंगे। ये अपने पास यहां पर अपना लेंस है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और हमारे पास एक तो सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका एंगल कितना बनेगा? इसका एंगल बनेगा ये। फिर इसकी हम यहीं पर इमेज बना लें इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी इमेज बनाने के बाद हमारे पास ये एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल था अल्फा, अब ये बड़े एंगल में कन्वर्ट हो गया तो हमें ऑटोमेटिकली बड़ी दिखाई देगी। ये किसका काम होगा? माइक्रोस्कोप का, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना, बड़ी इमेज बना देना।
ये वाला काम क्या होगा? ये वाला काम होगा टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप का काम कैसे होगा? ये देखो, जैसे हमारे पास ये सब कुछ मैं यहां पर हटा देता हूं एक बार, ठीक है। ये हमारे पास लेंस हो गया और ये अपनी स्क्रीन है। अब देखो मेरे पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये छोटा ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसकी स्क्रीन के कारण यहां पर जो इमेज बनेगी वो आपके सामने ये बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा नजदीक ले जाऊं, उसके नजदीक देखने की कोशिश करूं, तो मैंने यही ऑब्जेक्ट यहां पर बना लिया। और अब क्या हुआ, ये जो इमेज है मेरी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी अब बड़ी, और जब ये बड़ी इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट हमें फिर से बड़ा दिखाई देने लग गया, क्लियर दिखाई देने लग गया उतना ज्यादा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इस प्रिंसिपल पे काम करता है। और दिखने का हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करने के लिए जो है वो, ये जो नजदीक वाली इमेज है, ये वाला एंगल, इसको हम मान लो बीटा बोल देंगे, और ये वाला एंगल जो ऑब्जेक्ट का है इसको हम मान लो अल्फा बोल देंगे। तो बीटा अपॉन अल्फा विल बी मैग्नीफाइंग पावर। और इसमें अगर देखेंगे तो ये सेकंड वाले का जो इमेज बनी है इसको बीटा अपॉन जो ये ऑब्जेक्ट है इसको अल्फा। कब? जब दोनों एक साथ हो, एक साथ हो, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज एक साथ है, तो बीटा अपॉन अल्फा इज अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप का काम हो गया। प्रिंसिपल वही है, हमारी आंख जैसे काम करती है वैसे ही वो काम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम इतना अगर समझ में आ गया है तो हम चलते हैं अब सिंपल माइक्रोस्कोप कर। सिंपल माइक्रोस्कोप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले यहां पर माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which magnify the object, which makes magnified image of an object। ये क्या करता है? जो माइक्रोस्कोप है ना, छोटा ऑब्जेक्ट की, जो हमें ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेज बना के दे देता है, जिससे हम इजीली वहां पर उनको देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी वॉचेस वगैरह जो सुधारते हैं, ठीक करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, उन लोगों को जनरली देखा होगा वो छोटा सा लेंस रखते हैं अपने हाथ में, या अपने आईज पे यहाँ पे एक लेंस लगा के फिर वो उसको देखते हैं, आराम से देख पाते हैं थोड़ा सा। कारण कि अपने मोबाइल वगैरह में जो स्क्रू वगैरह होते हैं, जो अंदर जो डिवाइस जो मटेरियल वगैरह होता है ना, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसके, वो क्या होते हैं? छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक, अगर हम अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखें, जैसे अपने कोई छोटे कंप्यूटर का मदरबोर्ड वगैरह अगर खराब हो जाता है, तो वहां पर काम करने वाले लोग भी जनरली ये चीज देखते हैं, ठीक है। वो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एक जस्ट लेंस यूज करते हैं। जो लेंस होता है ना, वही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, नथिंग एल्स। और हम इसके आगे और बात करें, जो पुराने लोग जो अखबार पढ़ने के काम करते, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज के लगभग 10 से 15 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए काफी बूढ़े लोग, है ना, जब जो लगभग 75 या उसके ऊपर हो जाते थे, कुछ एक लोग को न्यूज़पेपर पढ़ने आता था, तो वो उसको बीच में लेंस लगाकर न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो वो क्या होता है, वहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो वहां पर माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको डिफाइन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एम इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। जो इमेज बन रही है फाइनल, उस फाइनल इमेज जितना एंगल सबटेंड करेगी हमारी आईज के ऊपर, आईज के ऊपर मतलब आईज के नजदीक जो लेंस होगा उसके ऊपर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी। डी का मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी इज ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। इसको 25 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो जब 25 सेंटीमीटर पर तो कौन रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, वो अपनी आईज पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में आएगा आपके पास जो एंगल इमेज जहां पे बनी हुई है उस जगह पे वो सबटेंड कर रही हो। तो इमेज के बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल बीटा, और ऑब्जेक्ट के कारण बनने वाला एंगल होगा एंगल अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट इमेज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर होगी, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या एट डी, बीटा अपॉन अल्फा। अब जनरली क्या होता है, हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, अल्फा एंड बीटा बहुत छोटे एंगल होते हैं, बहुत छोटे एंगल होते हैं। एक सीधी ट्यूब होती है और उसी के अंदर हम देखते हैं, हम जनरली बिल्कुल एकदम सामने से बनाकर देखते हैं। तो जब एंगल्स छोटे होते हैं तो इन बीटा को आप 10 बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपके पास बीटा अपॉन अल्फा होता है, इनको आप 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो। जो हम आगे करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, यस दिस इज सिग्निफिकेंट, हम इसको कर सकते हैं एंड दिस इज पॉसिबल ऑल्सो। तो हम यहां पर इसको इस तरीके से काम में लेंगे फॉर योर माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम इसकी इमेज बनाते हैं। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट काम होता है इमेज का रे डायग्राम बनाना, और फिर उसके बाद उसकी मैग्नीफाइंग पावर डिस्क्राइब करना। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो देखो कन्वेक्स लेंस, ये देख लेना, कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। इट इज नथिंग बट ए कन्वेक्स लेंस, बस और कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा लेंस है, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है। नाम इसका फैंसी दे दिया थोड़ा, ये क्या है, थोड़ा फैंसी नाम है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। और हम देसी भाषा में इसका नाम बोले, एक आम भाषा में नाम बोले तो आप ये बोल लो कौन है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो यही आपको समझ के चलना है। तो अब हम यहां पर इसके बनने वाली इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है, रे डायग्राम कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर क्या बनाएंगे, माइक्रोस्कोप बनाएंगे, या आप सिंपल वे में बोल सकते हो एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, फिर इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपके पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम दोनों तरफ हमारे पास क्या होंगे, ये यहां पर फोकस हो गया और ये यहां पर इस साइड में भी फोकस, दोनों तरफ फोकस हो गया। और अब आपको पता है कि जब कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसकी मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट एफ एंड इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। दो कंडीशन होती है जब मैग्नीफाइड इमेज बनती है। पहली होती है एफ एंड 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो फिर इमेज इस साइड में बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आप ही बताओ, क्या हमें जब कोई इमेज देखनी है, कोई ऑब्जेक्ट देखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ काम करना है, तो क्या इन्वर्टेड इमेज देख के करेंगे? नहीं, हम काम करेंगे सीधी इमेज देखकर, इरेक्ट इमेज देखकर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ एंड ओ के बीच में रखेंगे। एफ एंड ओ के बीच में रखी जाने वाली इमेज, ऑब्जेक्ट जो होगा उससे बनने वाली जो इमेज होगी, वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, लेकिन इरेक्ट इमेज होगी, सीधी इमेज होगी। तो देखो हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा हमारा, ये होगा इस ऑब्जेक्ट एफ फोकस एंड इसके बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए एंड बी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट से एक जो हमारे पास लाइट रे पास होगी, वो लाइट रे पास होगी यहां से इसके पैरेलल
पैरेलल जो लाइट रे पास होगी वो कहां से निकलेगी, वो इसके फोकस से पास होगी। आगे जाने के बाद ये इसके फोकस से पास हो गई यहां पर, ठीक है। एंड एक लाइट रे हमारे पास यहां से बनेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। और अब आपको पता है ये जो दोनों लाइट रेज है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, इनमें डाइवर्जिंग है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, अवे पास हो रही है। तो इस कंडीशन में कभी भी ये एक दूसरे से इधर तो मिलेंगी नहीं है, इधर नहीं मिलेंगी तो इमेज कौन सी बनेगी, इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करके देखेंगे। जब पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो मैं इसको यहां से पीछे इंक्रीज करवा देता हूं। ये मैंने यहां पर एक, यहां पे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दी इसको। अब मैं ये जो है लाइट इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। जब इन दोनों रेज को आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो इमेज कहां बन रही है, इमेज इस जगह पे बन रही है, यहां पे ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। और ये जो इमेज है आपके पास इस ऑब्जेक्ट के कारण बनी है, और इमेज को आपने लिख दिया ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज हो गई। और जब हम यहां पर इसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर जब इसकी निकालेंगे, तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर के दो केस हो सकते हैं। पहला, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा हुआ हो कि बनने वाली इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। मतलब ये हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक, ये जो इमेज डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलोगे, v बोलोगे, जो कि d के इक्वल हो गई। लेकिन ये इस नेगेटिव साइड में है, इस साइड के जितने भी डिस्टेंस होगी सब नेगेटिव कंसीडर करोगे, तो ये दोनों ही वैसे क्या हो जाएगा, आप चाहे v कंसीडर करो चाहे d कंसीडर करो, ये नेगेटिव रहेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां से, ये भी क्या है, u है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा यहां पर। तो इसको भी आपको नेगेटिव कंसीडर करना है जब भी हम काम में लेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। अभी हम यहां पर इमेज ये रे डायग्राम बनाकर हैप्पी है, खुश है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहां पर इसका मैग्नीफाइंग पावर बनानी होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर का मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था। और मैग्नीफाइंग पावर भी कौन सी होगी, देखो ये जो हम माइक्रोस्कोप जो देख रहे हैं यहां पर, ये मैग्नीफाइंग पावर जो है ना किसको बना के काम आ रही है, ये एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर है। ये कौन सी पावर है, एंगुलर, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, तो ये आप यहां पर नोट कर सकते हो, क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे होगा, ये बहुत ही ध्यान से काम करने की चीज है, क्योंकि जो मैंने वहां पे फॉर्मूला लिखा उसको बहुत अच्छे से देखना है। क्या, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, दिस फाइनल इमेज, जो यहां पर ये इमेज है, इससे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर बनने वाला एंगल जो है ना, ये बीटा हो गया आपके पास। ये इसके कारण जो बनने वाला एंगल, अब आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है, अब यहां पर क्या दोनों काम हो गए। आप देखना यहां पे ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका ये बीटा एंगल इसमें कंसिडर करो, चाहे आप बीटा एंगल इसमें कंसिडर करो, दोनों में बीटा तो सेम ही है, कोई भी ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया यहां पर काम परफेक्ट इसका। तो अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा क्या है, तो अल्फा के लिए मैंने आपको बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कौन सा, व्हेन इट प्लेस्ड एट डी, ये जो डी पे रखा होता है ना, उस टाइम पर ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। तो इसके लिए देखो हम यहां पर एक डायग्राम हमें और बनाना पड़ेगा। कैसे, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट हम यहां पर ले आए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जितना इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, कब, जब यहां पर इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस d है,
तब ये जो एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल, और ये तो डी है, और ये कितनी एंगल है, ये है अपने पास फिर से अभी भी क्या है, ये ए बी है। ये अल्फा काम में लेना है। अब इस एंगल अल्फा को काम में लेने के लिए आप बोलोगे सर हमारी बुक में तो दो अलग अलग डायग्राम नहीं है, हमें सर ने दो अलग अलग डायग्राम नहीं बनाए। तो आप उसमें देखोगे कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर यहां पे कंसिडर की हुई है, उस कंडीशन में कंसिडर की हुई है जब इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। जो इमेज है ना वो उस डी डिस्टेंस पर बनी हुई है। सिंपल सी बात यह है, जब इमेज डी डिस्टेंस पर हो गई तो फिर क्या करते हैं, इस पूरे डायग्राम को उठा करके इस पर प्लेस कर देते हैं। तो वो यहां कैलकुलेट कर लो, मैंने आपको इस चीज को अलग से कैलकुलेट करके बता दिया, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास यहां पर जो m इक्वल्स टू बीटा अपॉन एल्फा आया था, इसको मैं लिख सकता हूं अब टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल। तो मैंने पहले ही बताया था, तो स्मॉल एंगल्स को आप बीटा और अल्फा को इस तरीके से टेन बीटा टेन अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब टेन बीटा की वैल्यू लिखो, क्या आएगी, टेन बीटा इज इक्वल्स टू, इस जगह से आपको पता चलेगा ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ, और वहां से जब आप देखोगे तो मैं इसको भी ए ओ, ये जो है आपके पास ये जो डिस्टेंस है डी, हम यही कंसिडर कर लेंगे। टेन अल्फा ये कितनी है, ये है हमारे पास अगेन ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, और डी कौन सा है, ये है डी, नेगेटिव का डी है। सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है आपको, ये जो डी है कौन सा है, ये नेगेटिव का डी है। हमने एक साथ ही बात कर देते हैं इसकी। तो अब आपके पास जो यहां पर आप इस टेन अल्फा को यहां पे लिख लो, जिससे आपको पता रहे कि यहां से लिया है आपने बी अपॉन माइनस डी, क्योंकि ये इधर इस ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है इसलिए, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन माइनस डी, ठीक है। तो ए बी और ए बी कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा माइनस डी अपॉन ए ओ, क्योंकि आपके पास ये जो ए बी और ए बी है ये तो कैंसिल आउट हो गई। और अब यहां से जब आप कुछ लिखना चाहोगे, कहां से, इस डायग्राम से, ए ओ क्या है, ए ओ ये वाली डिस्टेंस है यू, और यू इससे पहले का है, तो आप यहां पर भी क्या लिखोगे, माइनस डी अपॉन माइनस यू। तो आपके पास m इक्वल्स टू आ गया d अपॉन यू, ये आपके पास m इक्वल्स टू चल रहा है यहां से। और आप यहां से देख रहे हो इमेज को, आप यहां से यहां पे खड़े होके मजे देख रहे हो इसकी इमेज के साथ क्या क्या यहां पर हो रहा है, ठीक है। और यहीं पर हमारा m घुसा हुआ है, तो m इक्वल्स टू डी अपॉन यू, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिंपल एकदम, बहुत आराम आराम से चलना है। अब हम बात करते हैं इसके लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है हमने हमारे पास 1 अपॉन एफ इज बी माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू तो ठीक है, लेकिन 1 अपॉन एफ तो एज इट इज, 1 अपॉन वी कितना होगा, 1 अपॉन माइनस डी, क्योंकि इमेज कहां पे बनी हुई है, इस डी पे बनी हुई है। 1 अपॉन माइनस का डी माइनस 1 अपॉन यू, तो यू भी तो इधर ही है ना, तो यू भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। और इससे आपको क्या मिला आगे, इससे आपको ये मिला कि आप यहां पर इस u को छोड़ दो, d को इधर ले आओ, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। ये तो के साथ आ गया तो प्लस हो गए दोनों, यही तो आना। अब इस 1 अपॉन यू को आप यहां पे प्लेस कर दो, ये जो 1 अपॉन है ये वाला
इसको आप यहां पर प्लेस कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो आप देखो, मैं एक साथ इनको कवर करके आपको बता देता हूं। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको आप एक साथ मिलाकर रखोगे तो आपके पास फाइनली क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू d इंटू 1/d, वहां से लिखना है प्लस 1/f। इसको जब आप सोल्व कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करने पर 1d, तो ये तो कैंसिल आउट, 1 प्लस d/f। ये आपके पास इसका अपने पास फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। मैग्निफिकेशन ड्यू टू दिस सिंपल माइक्रोस्कोप या ऑब्जेक्टिव लेंस, या आपके पास जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, जब इमेज कहां पर है, एट डिस्टिंक्ट विजन, एट डी पर है ये डिस्टेंस। जब यही डिस्टेंस अब इमेज जो है अब ये इंफिनिटी पे बनेगी, तब क्या होगा इसका केस, वो देखते हैं कि इंफिनिटी पे अगर हमारे पास ये इमेज बनती है तो क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये बताओ, इनफाइनाइट पे, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी कब, उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो इंफिनिटी पे बनने के लिए हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कहां पे रखा होना चाहिए, ये इस फोकस पे रखा हुआ होना चाहिए, इतनी सी बात है। तो वहां पर हमारे पास सिंपल सी जो चीज है वो क्या आ जाएगी, ये जो ऑब्जेक्ट के लिए हम जो एंगल प्लॉट करेंगे, तो इमेज का तो एंगल ये वाला एल बीटा जो है वो तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस टेन बीटा के अंदर हमारे पास चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमारे पास चेंजेस ये होंगे, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो देखो इसमें डायग्राम क्या है वो डायरेक्ट बना लेता हूं मैं, ठीक है। अपने पास ये जो इमेज है, अब इमेज इंफिनिटी पे बनी है, तो जब इनफाइनाइट पे इमेज बन चुकी है हमारे पास, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या आता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अब यहां पे जहां कहीं भी इमेज होगी पीछे, वहां से आने वाला जो रे है, वो रे तो यहीं पर एंगल सबटेंडेड बीटा यही करे, बीटा ही करेगी। और ये वाला एंगल अल्फा, इसका डी डिस्टेंस पर ये एकदम जो हमेशा अलग से यहीं रहेगा, ठीक है। ये जो डी है ना, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने डी पर होगा तभी ये एंगल सबटेंड करेगा, वही एंगल काम में लेना है। तो ये तो हमारे पास क्या है, ए बी एज इट इज है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी है ऑलरेडी, जो कि नेगेटिव डी हो जाएगी क्योंकि इस साइड में है ना, इसलिए। और ये यहां पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है ही। तो यहां पर हम फिर से देखते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, एंगल बहुत स्मॉल होने पर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। स्मॉल क्यों होते हैं, क्योंकि हम एंगल के लेंस को अलग से टेढ़ा करके नहीं देखते, हम लेंस के सीधा ऊपर से ही देखते हैं, इसलिए ये टेन बीटा टेन अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा को, ठीक है। तो अब हम यहां पर टेन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टेन बीटा की वैल्यू इस यहां से आप देखोगे तो आपको मिलेगी ए बी अपॉन एफ, एफ फॉर फोकल लेंथ इसकी, एंड टेन अल्फा मिलेगा हमें वहां से ए बी अपॉन डी। तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ इन टू ए बी, ये नीचे आ जाएगा और आप डी को ऊपर लिख सकते हो, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ये बनेगा डी अपॉन एफ। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, तो हमारा ये बनेगा d अपॉन एफ। ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई डायरेक्ट। ये कब है, जब इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनी हुई है। अब दोनों की कंडीशन क्या है, हमें इंफिनिटी पे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो जब हमारे पास इनका दोनों का कंपैरेटिव डिस्कशन करते हैं हम, कंपैरेटिव डिस्कशन करने पर आपको पता चला कि हमारे पास जब एक तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, जब v इज इक्वल्स टू डी, कितना 25 सेंटीमीटर। ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है स्ट्रेस्ड कंडीशन,
स्ट्रेस्ड कंडीशन का मतलब हमारे पास हो गया इसका कि यहां पर 25 सेंटीमीटर, मतलब जब आपकी इमेज बन रही है ना तो आपको वहां पर थोड़ा फोकस करके देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको जोर लगा के देखना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल ले लो, आपको बहुत नजदीक लाके कोई चीज पढ़नी पड़े, 25 सेंटीमीटर पे आपको जब देखना पड़े कोई चीज, तो आप क्या करोगे? उसको बहुत ज्यादा देर तक ऐसे देखते रहोगे? नजदीक से नहीं देख पाओगे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर हमारा नियरेस्ट पॉइंट है विजिबिलिटी का। हम क्या करते हैं, इमेज को थोड़ा दूर बनाते हैं। अब दूर का मतलब ये नहीं होता कि हमको 200-300 किलोमीटर दूर बनानी होती है इमेज। हम अगर यहां पर 25 सेंटीमीटर के अगेंस्ट हम 100 सेंटीमीटर या 2 मीटर्स भी अगर डिस्टेंस पर बना लेते हैं ना, तो भी वो एक इनफाइनाइट की तरह काम करता है ऑप्टिक्स के अंदर। तो इसलिए हम यहां पर जो इमेज बनाएंगे वो क्या है, रिलैक्स्ड कंडीशन में बनाएंगे, रिलैक्स रहने के लिए। तो जो रिलैक्स्ड कंडीशन होती है ना, वो होती है हमारे पास कब? जब v इज एट इंफिनिटी। कहां पे? इंफिनिटी पे जब इमेज बनेगी वो रिलैक्स्ड कंडीशन होती है। इसमें आपका मैग्निफिकेशन कितना होता है? d अपॉन एफ। इसमें आपका मैग्निफिकेशन कितना होता है? d अपॉन एफ प्लस एक और जुड़ जाता है। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर इसका मैग्निफिकेशन अगर 9 है तो यहां पर 10 है, यहां पे अगर 6 है तो यहां पे 7 है, यहां पे अगर 5 है तो यहां पे ओनली 6 है। इतना सा बात है। और इतने से डिफरेंस के लिए क्यों स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहना पसंद करेंगे? हम रिलैक्स होकर देखेंगे ना इमेज को आराम से। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की इतना महिमा, इतना ज्यादा डिटेल्ड में जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जितना इसको हमने अच्छे से किया है ये हमें आगे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करने में हेल्प करेगा। तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ये देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने के ही चांसेस ज्यादा होते हैं, सीधी सी बात है। पहले मैं बता देता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल डिवाइस इज यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज्यादा छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना बहुत टाइम पर दही के जो बैक्टीरियाज हैं, अपन आंखों से देख सकते हैं कि दही के अंदर बैक्टीरिया, लेकिन नहीं दिखाई देते। लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। बहुत सारे जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जब घर में थोड़ा सा 2-4 दिन रखे होते हैं तो वहां पर वो थोड़े सड़ने लग जाते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी यूज कर लेते हैं कि बस जस्ट ठीक है, चल जाता है, इतना क्या है। हम डायरेक्ट अपनी आईज से देखने पर वहां पर कोई भी ऐसा हमें ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आता, कोई भी कीड़े मकोड़े छोटे बैक्टीरिया नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हम वहां पर उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके पास बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी की जो लैब होती है वहां पे होता होगा, इस टाइप का एक वहां पर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको आपने किसी टेबल के साथ यहां पर कनेक्ट किया हुआ होता है। और यहां पर एक आपके पास एक टेबल, एक प्लेटफॉर्म होता है बनाया हुआ, इसके ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख कर, यहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रख लेते हो और फिर उसके अंदर आप इसको देखते हो। तो ये तो उसका डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना दिया मैंने, जैसा बन बन पाया है। आई होप मतलब अच्छा लग रहा होगा। मेरे को बहुत क्यूट लग रहा है, इतना अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना पाता जनरली, लेकिन अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आपका, जो माइक्रोस्कोप ये है। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें एक लेंस यहां पे लगा होता है, ये पूरी कंप्लीट ट्यूब होती है, ट्यूब थोड़ी स्लाइडिंग होती है, इसको आप थोड़ा सा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो बहुत ज्यादा एडवांस लैब्स होती है वहां पे इनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हम इनको एडजस्ट जनरली नहीं करते हैं, लेंसेज को एडजस्ट नहीं करते हैं। हम एडजस्ट किसको करते हैं? इस पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एडजस्ट होने के कारण इमेज अपने आप एडजस्ट होगी और वो हमें दिखाई देगी। समझ में आया? तो इसलिए हम यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। ये तो मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया इसको बनाने का, दिखने का, लेकिन ये वर्किंग कैसे होता है वो रे डायग्राम हमारे लिए क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी वही बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। होता क्या है माइक्रोस्कोप? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस of short focal length placed coaxially
एट द एंड्स ऑफ ए ट्यूब, दोनों एक ट्यूब के दोनों एंड्स पर दो लेंस लगा दो, वो अपने आप ही एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाएगी। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक खास बात क्या है कि यहां पर दो लेंस बनाते हैं, दो लेंस बनकर इमेज बनाते हैं तो उनका जो मैग्निफिकेशन वो मल्टीप्लाई होके आता है, मतलब एक 10 दे रहा है दूसरा 10 दे रहा है तो 10 इंटू 10 100 हो गया, है ना। एक 15 दे रहा है एक 10 दे रहा है, दोनों का 100 इंटू 15 150 हो गया। तो वहां पर हंड्रेड्स ऑफ टाइम बड़ा होके इमेज बनती है, तो हम उस इमेज को देखते हैं आसानी से। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा करके दिखाता है कौन, माइक्रोस्कोप। कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे हम हमारी ह्यूमन सेल वगैरह इससे नहीं देख पाते, वो देख पाते हैं फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो यहां से नहीं होता। ये हम केवल बैक्टीरिया वगैरह देख सकते हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी अब इमेज डायग्राम बनाते हैं, वो ज्यादा काम का होगा, जो रे डायग्राम होगा वो बनाते हैं इसका। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लेंस बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद इसकी हम बना लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी उसके बाद ही हमारा काम अच्छे से हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहां पर इसका ये सेंटर O1, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फर्स्ट ना, O1 कंसिडर कर लिया इसको। ठीक है, और फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके सामने हम यहां पर ऑब्जेक्ट रख लेंगे इस जगह पे। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसके पहले हम बात कर लेते हैं इसके फोकस की। एक इसका फोकस यहां पर है और एक इसका फोकस लगभग सिमिलर सी डिस्टेंस पर हम कंसिडर कर लेते हैं, FO एंड FO। FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पे जो दो लेंस है ना, एक अपनी आई की तरफ होगा जिसको हम आईपीस लेंस बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट की साइड में होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, इस F और 2F के बीच में रखेंगे हम इसको, है ना। तो यहां पर हमने ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया, और इस ऑब्जेक्ट की हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज बनाने वाले हैं तो एक रे इसके टॉप से निकलेगी यहां से, ठीक है, और एक रे इसके यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना बेंड हुए आगे चलती जाएगी, यहां तक, जहां तक जा सके हम बना लेते हैं। और जो इसके साथ पैरेलल आ रही थी वो इसके फोकस से होकर पास होगी, और वो यहां पर थोड़ा आगे जाकर इमेज बना लेंगे। ठीक है, और ये जो इमेज है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये लो, यहां पर जहां पर ये दोनों इमेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर हमारी इमेज बन गई। ये लो, ये अपनी इमेज बन गई। इमेज किसकी है, इस ऑब्जेक्ट की है ये। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया ए, ये बी, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारे पास ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई। सिंस ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई ना, ये UO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हमारे पास ये इमेज है इसकी, तो ये VO, VO हो गई है, इमेज डिस्टेंस हो गई हमारे पास। अब हम इसको आगे, ये जो लेंथ है ये इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, इसकी जो रेज है ये हम बना देते हैं। ये रेज का डायग्राम का ये जो रेज की डायरेक्शन है ना, ये बनानी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बनाई तो आधा एक नंबर उड़ा दिया जाएगा आपका बिना पूछे। ठीक है, अब वैसे भी एग्जाम में तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, उड़ा ही दिया जाएगा। ठीक है, इतना मान के चलो। फिर हम अब बनाते हैं हमारे पास एक लेंस। कौन सा लेंस, जो हमारी आईज की साइड में होगा वो वाला लेंस। तो आईपीस लेंस बनाते हैं। अब आईपीस लेंस थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में जो वहां पे होता है ना,
जो माइक्रोस्कोप में होता है वो नियरली सेम साइज के होते हैं, उनका डायमीटर नियरली सेम होता है, फोकल लेंथ नियरली छोटी बड़ी होती है थोड़ी बहुत, डायमीटर नियरली सेम होता है, लेकिन हम यहां पे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने इसका एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना लिया। इस ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के बाद हमारे पास ये जो पता चला है, इसकी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको थोड़ा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, ये लो। अब हम यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जो ये वाली इमेज है, इससे निकलने वाली, इस लेंस से बनने वाली इमेज बनानी है, और इस लेंस से बनने वाली इमेज के लिए एक हमारे पास ये लाइन आ गई, ठीक है। और ये जो लाइन है ये यहां पर इसके फोकस से निकलेगी। थोड़ा हम आगे बना लेते हैं इसको, जिससे क्या है, इसकी जो बनने वाली इमेज बनाने में हमें ज्यादा परेशानी ना हो। ये रे यहां से स्टार्ट होगी और इस डायरेक्शन में ये आगे यहां पे आ जाएगी, ठीक है, यस। और अब जब हम इसको देखेंगे आगे, इसको थोड़ा और इंक्लाइन करना पड़ेगा। अब जब इसको आगे, तो ये जो रे जब पीछे बढ़ाने पर तो ये एक से दूसरे के साथ मिलेगी नहीं, हम इसको फिर आगे इंक्रीज कर लेते हैं। जब आगे इंक्रीज करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूं, इसको इंक्रीज करने पर ये यहां तक ले आए इसको, और फिर हम यहां पर इस वाली इमेज को यहां से ले आए, इस वाले ऑब्जेक्ट की ये वाली लाइन यहां से कंसीडर करके ले आए, यहां पर इन दोनों को हमने मिला दिया। जब इस जगह पे मिलेगी ना, तो हमारी जो इमेज है वो सही बनेगी, अच्छे तरीके से बनेगी। और इसमें आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि इमेज जो बने, वो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इमेज इस लेंस के इस तरफ ही बने, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगा ना, इमेज और ऑब्जेक्ट, तभी हमारा काम का मजा आएगा। अब आप देखो, यहां पर हमारे पास जो ये बनने वाली इमेज है, ये फाइनल इमेज ये है, इसको हम नाम दे देंगे डबल डैश बी डबल डैश। ये ए डबल डैश हो गया, ये आपका बी डबल डैश हो गया, ठीक है। ये अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहली हमारे पास कंडीशन ये है कि जब हम ये जो बनने वाली इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब डिस्टिंक्ट विजन का मतलब ये डी पर बन रही है इमेज, डी का मतलब ये वाले जो डिस्टेंस है ना यहां पर, तो ये डिस्टेंस जो इमेज की डिस्टेंस है, ये आपकी वी ई इज इक्वल्स टू डी हो गई यहां पे, ठीक है। और इसको हम आगे यहां पर ये डिस्टेंस बना देंगे, तो ये आपके पास जो फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है ना, वो वी ई इज इक्वल्स टू डी हो जाती है। और जो ये वाली इमेज है जो इस वाले लेंस के कारण बनी है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो यहां पर ये डिस्टेंस हो जाएगी यू ई, ये आपके पास इसकी डिस्टेंस हो गई। और फिर यहां पर ये ध्यान रखना होगा हमें कि ये ऑब्जेक्ट जो आईपीस लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2, और इसका जो फोकस होगा वो यहां पर कहीं होगा इस साइड में, क्योंकि ये वाली जो इमेज है ये एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमने केस किया था उसके जैसा ही काम कर रही है, उसी की तरह बिहेव कर रही है। तो ये जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कब करेगी, जब आपके पास ये वाली जो इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये हमेशा फोकस एंड इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी होगी, तो ये इससे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है ना। और यहां से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अच्छे से, इस जगह से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज योर आई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आप देख रहे हो। तो अब आपको यहां पर इसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या आप यहां पर लिखोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा ना, वो आएगा m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन एल्फा, और आप इसको लिख सकते हो 10 बीटा अपॉन 10 एल्फा, क्योंकि ये जो एंगल जो बनता है, हम यहां पर क्या है इसके जस्ट सामने से ही देखते हैं तो एंगल काफी छोटे बनते हैं ये, और स्मॉल जब एंगल होते हैं
तो आप बीटा को 10 बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो और अल्फा को 10 अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बीटा क्या है और अल्फा क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस फाइनल इमेज ऑन आवर आईज, और आईज के नजदीक कौन है, आईपीस लेंस है। तो यहां पर इस आईपीस पर ये जो बीटा एंगल बनेगा, ये वाला बीटा की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अल्फा कौन होगा। तो अल्फा के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले वाला फॉर्मूला कि जो आप किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो देखते हो वो ये होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। जो ऑब्जेक्ट है ना वो जब डी डिस्टेंस पे रखा होगा तो तब वो कितना, ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर रखा होगा तब वो कितना आपके सामने यहां पर एंगल सबटेंड करता है, उसकी बात देखो। तो ऑब्जेक्ट वाला जो केस है उसके लिए हम यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। ये क्या है, एक डी डिस्टेंस ले ली हमने, ये वाली डिस्टेंस डी है, और यहां पर आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जो ये है, सेम इसी साइज का ऑब्जेक्ट आपने यहां पर कंसिडर कर लिया। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास कौन, ए बी, ये ए, ये बी, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस वाली लाइन पर। ये एंगल होगा आपका, ये एंगल होगा आपका अल्फा। अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने अलग से सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया है, अदरवाइज मैं इसको यहां पर जो कि ये डी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है ना, मैं इसको यहां पर भी बना सकता था। देखो एक बार बना के बता देता हूं, मैं इस एंगल को यहां पे बना के ये एंगल ऐसे भी हम बना सकते थे। कैसे, ये एक बार देख लो, यहां पे मैं इसको वापस हटा दूंगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक बार बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप ये इसको बना सकते हो। देखो यहां से ये वाला जो पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया को कवर करते हुए अगर ये वाला एंगल आप बनाते तो अपना काम हो जाता। आपके पास, आपने जहां कहीं से पढ़ा होगा, आपने ये चीज डिस्कस की होगी, और यहां पर आपके पास एक एंगल बनता था कौन, अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा बनता था। इस वाले एंगल अल्फा को ये वाली डिस्टेंस डी ही है जो कि आप यहां देख रहे हो, वो मैंने यहां पर अलग से बना दी कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस डायग्राम को देखने पर। तो ये वाला ध्यान हो गया ना, अब इसका हमारा काम पूरा हुआ। हम इसको अब क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमने इसको अब हमारे एंगल को, इन सारी लाइंस को मैंने हटा दिया। ओके, अब हमारा डायग्राम वैसा का वैसा आ गया। तो मुझे यहां पर 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू लिखनी है। तो देखो 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखो पूरा अपना ये भरा हुआ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, ये है। अब देखो दो चीज ले सकता हूं मैं, पहला मैं इस फाइनल इमेज की जो हाइट है ये ले सकता हूं, और ये बेस ले सकता हूं 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, एक तो ये। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, ये भी तो इसका बेस है, ये भी तो परपेंडिकुलर है, और ये जब परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस की तरह काम कर देगा। तो ये हो जाएगा क्या, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू, ए डैश ओ टू, ये अपना काम हो गया। ठीक है, इसके लिए केवल इस वाले ट्रायंगल से अपना काम हो गया। हमें दोनों ट्रायंगल में एंगल तो सेम ही है, आप यहां पर देख सकते हो। देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में बीटा क्या सेम नहीं है क्या, दोनों जगह पे आप देखो बीटा तो सेम ही है दोनों जगह, इसलिए बीटा चाहिए ये लो चाहिए, मैंने ये वाला कंसिडर कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं आगे इसके बाद 10 अल्फा की। 10 अल्फा कितना हो जाता है, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये है ट्राइंगल ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ये वाला ट्राइंगल हो गया ए बी अपॉन डी। अब इसको हम फिर से एक बार लिख देते हैं दोनों को m के लिए। तो आप यहां पर देखो m इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, वहां देखो a डैश b डैश अपॉन a डैश ओ टू इंटू हमारे पास आ जाता है ये 10 अल्फा यहां पर नीचे है ना, तो a b अपॉन
डी, ये हो जाता है। अब देखो ये क्या है, एक्चुअल में देखना पड़ेगा इसको, क्या है ये है हमारे पास ए बी का मतलब हो गया, ए बी, ए डैश बी डैश का मतलब हो गया ये वाली हाइट, और ये क्या है, एच डैश है। जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ना, ये एच डैश है, ये हमने लिख दिया एच डैश अपॉन ए बी क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, हाइट तो दोनों की सेम रहनी है। तो ये वाला हो गया एच, है ना, तो इसको मैंने यहां पर बना के लिख दिया, ये एच हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो डी है, डी क्या है, समझ के चलो, देखो एक बार समझ के चलो, डी डी है ये वाली डिस्टेंस। चाहे आप ये वाला डी लिख दो, चाहे ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होती है 25 तो 25 होंगे, डी तो डी होगी, तो आपने ये डी लिख दिया यहां पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कौन, ए डैश ओ टू, ए डैश ओ टू, ए डैश ओ टू ये वाली यू ई, ए डैश ओ टू क्या है, यू ई है, ये यू ई आ गई आपके पास। अब एक बात देखो जरा सोच के, यहां पे एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए, क्या इस लेंस के कारण बनने वाली इमेज की हाइट एच डैश डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इस लेंस का मैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, एम ओ हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा चीज देखते हैं, डी, इसके इस लेंस के कारण बनने वाली इमेज की डिस्टेंस डी, और इस वाले लेंस के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिवाइड की हुई है, तो v अपॉन यू वाला केस बना कि नहीं बना, तो ये बन गया आपके पास इंटू एम ई। तो आप यहां पर देख पा रहे हो सिंपल सा, m इज इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई। इसको एक बार जब हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये, देखो यहां पर कितना शानदार तरीके से इसको आप कवर कर पा रहे हो। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इतना सुंदर फॉर्मूला है, कितना देखो छोटा सा फॉर्मूला है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना बड़ा डायग्राम, फॉर्मूला इतना सा। अब ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, इसका काम तो हम डायग्राम को देख के कर देंगे, कैसे, देखो ये जो एम नॉट है, एम नॉट मतलब क्या, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे आता है, जो हमने यूज किया था वो वापस यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। कैसे आता, वो आता है ये वाली इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस तो आ जाएगी पॉजिटिव में क्योंकि लेंस के इस तरफ है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है ये इस तरफ है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में। तो आप यहां से लिख सकते हो, कहां लिखूं मैं, यहीं लिख देता हूं, ठीक है ना। एम नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, या वी ओ अपॉन यू ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना, नॉट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव ओ लिखना सही है। फिर हमारे पास यहां पर एम ई क्या है, एम ई है मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस, इस लेंस का मैग्निफिकेशन, तो ये तो जस्ट आपके एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। जब ये डिस्टिंक्ट विजन पे बना हुआ है तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये आईपीस है तो एफ ई आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो मैग्निफिकेशन बन के आएगा इन दोनों फॉर्मूलाओं को इन दोनों के अंदर रखने के लिए, तो आपके पास आएगा m इज इक्वल्स टू, क्या आएगा आपके पास, m इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आपके पास फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। और इसको फिर से सुंदर बनाने के लिए हम यहां पर इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये जो हो गया ना, क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ स्ट्रेंड और स्ट्रेस्ड कंडीशन। यहां पर डिस्टिंक्ट विजन पे है, 25 सेंटीमीटर पर है, 25 सेंटीमीटर इतना नजदीक रख के कितना देख पाएंगे हम, कितनी देर देख पाएंगे, थोड़ी देर, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इतना ही, लंबे समय तक काम थोड़ी कर सकेंगे, तो ये इतना ज्यादा काम नहीं देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम इस पूरे को इनफाइनाइट पर इमेज कैसे बनेगी वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा काम बीच में कर लेते हैं। वो बीच का काम ये है, हमारे पास
वो बीच का काम यह है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां वाला, ये यू नॉट जो है, यू ओ जो है, ये इसके यहां से सरक करके इस फोकस पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे हम इस ऑब्जेक्ट को रख दें, तो क्या होगा? देखो हमारा जो इसका डायग्राम का काम है वो हो गया। अब मैं जो करूंगा वो ऐड करूंगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है ना? तो वो आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रफ में ड्रॉ कर लो चाहे। ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ गया, तो यू नॉट की जगह कौन हो जाएगा? यू ओ की जगह एफ ओ हो जाएगा। सिंपल। वी तो जहां पे बनना है वो वहीं पर बनेगा, वी तो अपना एज इट इज रहेगा। तो मुझे यहां पर ये काम करना होगा क्या? इफ यू ओ इज इक्वल्स टू या नियरली इक्वल्स टू एफ ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे रख दिया, फोकस के पास में रख दिया। एग्जैक्ट फोकस पे तो बना नहीं है, फिर इनफिनिटी पे चली जाएगी इमेज। इसके नियरली पास में रख दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में एक चेंज आएगा कि जो वीओ है ना, वीओ ये कहां चला जाएगा ये बता देता हूं। जब ये इसके फोकस में आ जाएगा तो ये इसके इधर लंबी दूरी तक चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। बहुत दूर कहां तक जा सकता है? क्या इस बोर्ड के बाहर चला जाएगा? यहां पर काम आएगा? नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा इस लेंस के यहां वाला काम इस लेंस के इधर तक आ सकता है, बस। तो ये कहां पर अपनी पूरी लेंथ कवर कर लेगा? ये अपनी पूरी लेंथ कवर कर लेगा ट्यूब की। तो यहां पे क्या होने वाला है? यहां पर V नॉट इज इक्वल्स टू L होने वाला है। L इज ए लेंथ ऑफ ट्यूब। तो हमारे पास अब रिवाइज्ड मैग्निफिकेशन हो जाएगा, रिवाइज्ड मैग्निफिकेशन हो जाएगा M इज इक्वल्स टू माइनस L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस D अपॉन एफ ई। ये एज इट इज रह जाएगा। कंडीशन खत्म। एक तो हमारे पास ये कंडीशन है। दूसरा हमारे पास एक और कंडीशन ये होगी कि हमें जो अब फाइनल इमेज जो है ना, जो रिलैक्स्ड कंडीशन होगी, उस कंडीशन में ये फाइनल इमेज ही इंफिनिटी पे बन जाए, वो कंडीशन कैसे आएगी वो देखनी है। और उसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। पहले मेरे एक बात और ध्यान में आई है, क्या? इस पूरी ट्यूब की लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहां पे अगर आप लेंथ ऑफ ट्यूब का अगर कवर करनी है, एल फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? वी नॉट ये वाली वैल्यू प्लस यू ई ये वाली इमेज डिस्टेंस, यहां से ये और यहां से ये जितना है वो देख लो। और इसका भी मैग्नीट्यूड काम में लेना है, ऐसे मत ले लेना मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है साइन कन्वेंशन के कारण। लेकिन यहां पर आपको दोनों वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करनी है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट काम यहां पर आपने कर लिया है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज है, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। अब हम एक रिलैक्स्ड कंडीशन देखते हैं। ये क्या है? स्ट्रेस्ड कंडीशन है। तो रिलैक्स्ड कंडीशन, और आप ये कह सकते हो व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। इसका एक और क्या नाम है? रिलैक्स्ड कंडीशन, ठीक है। और ये वाले जो पीछे वाला है इसका क्या नाम है? स्ट्रेस्ड कंडीशन। स्ट्रेन पड़ेगा आइस पर, सिलरी मसल्स को जोर आएगा हमारे को, और हम जोर नहीं लेना चाहते, सीधी सी बात है। इसका जो रे डायग्राम है वो मैं बना देता हूं, ठीक है, और मैं बना के आपके सामने ले आऊंगा। और इसका रे डायग्राम आपको दोबारा फिर से सेम मेथड है, बस यहां पे क्या होना चाहिए? ये वाली इमेज फाइनल इनफाइनाइट पे कब बनेगी? जब ये वी नॉट जहां पे आ रहा है वहीं पर ये एफ ई पर ही आ जाए, जो आईपीस का जो फोकस है वहीं पर ये सब कुछ आ जाए, वहीं पर आपका ये यू ई हो जाए, तो ये काम हो जाएगा। तो इसी को करना है केवल, और फिर आपका मैग्निफिकेशन तो बहुत सिंपल आने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखो, तो यहां पर ये हमारा डायग्राम रेडी है। तो इसमें आप देखो कि इस जगह पर हमारा पूरा सेम डायग्राम है,
ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके सामने ये फोकस है, फोकस से जस्ट आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के कारण ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज है ये ए डैश बी डैश। इस बार ये जो इमेज बनी है, ये इमेज इस आईपीस लेंस के फोकस के जस्ट उसके ऊपर बनी है, जिसके कारण इसके कारण बनने वाली इमेज क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल आई है, तो पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो इनकी जो इमेज है वो कहां है, इन्फिनिटी पर है। अब आप यहां पर इसको रिलैक्स्ड कंडीशन में आराम से देख सकते हो, कई देर तक देख सकते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन हमारे पास फिर भी वही है। अगर मैं मैग्निफिकेशन डेराइव करूं तो हमारे पास फिर से m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई, ये तो आपके पास है ही ना। अब यहां से m नॉट इंटू एम ई, तो m नॉट का तो आपको ऑलरेडी पता है क्या, ये वाली वैल्यू है माइनस v नॉट अपॉन u नॉट। v नॉट तो यहां पर ये प्लस का है और u नॉट नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। इनटू ये एमई जो है ना, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्निफिकेशन क्या हो रहा था जब ये इन्फिनिटी पे बन रहा था, तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, ये बदलेगा अपने पास d अपॉन एफ ई, सिंपल सी बात है। अब इसमें थोड़ा सा और हम अगर चेंजेस करना चाहें तो यहां पर फिर से यही वाला चेंज जो मैंने यहां पर किया है कि इफ अगर हमारा स्पेशल केस हो जाए कि u इज नियरली इक्वल्स टू एफ ओ, यू ओ नियरली इक्वल्स टू एफ ओ अगर हो जाएगा तो हमारे पास v नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l। ये हमने एक थोड़ी सी आगे चल के एक एजम्पशन किया है। ऐसा क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है, नहीं होता है, लेकिन हमने एक आगे चल के थोड़ा सा एजम्पशन लिया है, जिसके कारण हमारी ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है ना। एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, वो तो यही है, ओके। और इससे भी एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, वो आपका पीछे वाला है। एग्जैक्ट मतलब ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये होगा, लेकिन इमेज थोड़ी बड़ी दिख जाएगी, लेकिन थोड़ी हम देख पाएंगे, इतना अच्छे से देख नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बजाय हम क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, इमेज थोड़ा सा मैग्निफिकेशन थोड़ा कम मिल जाए, 250 की जगह 240 मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आराम से देख तो सकेंगे उसको। तो इसलिए हम इसको यहां पे रखते हैं। तो ये आपके पास m इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये इस माइनस साइन को हम इग्नोर करके काम में आगे ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट सुपरस्टार फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में है। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद ये हमारा जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप टॉपिक यहां पे पूरा हो चुका है। अब मैं यहां पर एक थोड़ा सा इन दोनों में, हम जो दोनों फॉर्मूला हमने डेराइव किए, इन दोनों में कंपैरिजन बता देता हूं। चाहे आप ये फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो। एक तो ये हो गया, दूसरे जो फॉर्मूले हैं ये कंसिडर कर सकते हो, फिर ये इन दोनों में कंपैरिजन है। क्या इसमें मैग्निफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन कंडीशन स्ट्रेस रहेगा, आईज को स्ट्रेस मिलेगा। ये रिलैक्स कंडीशन में होगा क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और ये मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा देर तक इसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके बराबर तो कुछ होना ही नहीं है। अब हमारे पास है इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आप ये कह सकते हो डायरेक्टली टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, अभी हमने जो विजुअल एंगल जो होता था, या एंगल ऑफ विजन जो हम बोल रहे थे, विजुअल एंगल जो होता था, उसके बारे में हमने सबसे पहले बात की इस लेक्चर में। तो विजुअल एंगल इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना दो तो विजुअल एंगल इंक्रीज होता है, जो माइक्रोस्कोप करता है। दूसरा, या फिर आप उस ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आओ। अगर कोई मान लो कोई पिलर है, कोई खंबा है, वो दूर है तो मेरे को इतना बड़ा नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर वो एकदम बिल्कुल नजदीक आ जाए मेरे यहां से, तो मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, तो मेरे को बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो जो विजुअल एंगल जो है ना, वो उसके लिए इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब यहां पर भी ये टेलीस्कोप भी क्या करता है, जो दूर वाले जो ऑब्जेक्ट है
उनको नजदीक लाकर नजदीक इमेज बना लेता है, और नजदीक इमेज बनाने से उनका विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्लियर दिखने लगते हैं। तो यहां पर ये चीज बताते हैं कि माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज द इमेज एंड टेलीस्कोप रिजॉल्व द इमेज। रिजॉल्व मतलब उसको वो और ज्यादा क्लियर करता है, ठीक है ना, रिजोल्यूशन इंक्रीज कर देता है। ये मान लो आपके टीवी में, मॉनिटर में, मोबाइल में रिजोल्यूशन कम होता है, स्क्रीन इतनी साफ नहीं दिखती। रिजोल्यूशन टीवी में ज्यादा होता है, स्क्रीन बहुत साफ दिखती है। लाते हो ना 4K के अंदर बॉलीवुड के गाने देखते हो आप, कितनी साफ एकदम क्लियर स्क्रीन या स्किन देखने के लिए आप करते हो कि नहीं करते हो। सेम वही चीज यहां पर इसमें ये जो टेलीस्कोप है ये भी दूर के ऑब्जेक्ट्स को नजदीक लाकर दिखा देगा। ये आपको यहां पर ध्यान से रहना चाहिए, रखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ये टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप इज अ डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नजदीक इमेज बनाकर क्लियर दिखा देता है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या बताएगा, ये बताएगा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाएगा, सेम उस एंगल को हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, इसके बनने वाले इमेज के एंगल के साथ। तो इमेज का एंगल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एंगल, तो कितना ज्यादा गुना, कितने ज्यादा मल्टीप्लाई में वो एंगल को इंक्रीज करता है, दैट विल बी आवर एंगल ऑफ फाइनल इमेज। तो वो हमें यहां पर डिस्कशन करना है, और उसी डिस्कशन के लिए हम टेलीस्कोप को, मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका रे डायग्राम, और रे डायग्राम के बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके मैग्नीफाइंग पावर को। तो हम इस पे टेलीस्कोप के लिए चलो काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर माइक्रोस्कोप आता है ना एग्जाम में, ये बहुत नोट करने वाली बात है, नोट कर लो इसको। अगर माइक्रोस्कोप एग्जाम में आता है तो ये वाला डायग्राम बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्टिंक्ट विजन वाला है ये डायग्राम, ठीक है, समझ के रखना। और ये वाला डायग्राम सेकेंडरी तरीके से याद रखना है, आपको पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम टेलीस्कोप यूज करेंगे तो टेलीस्कोप के लिए कौन सी कंडीशन है, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेकंड वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स के 3 नंबर पक्का आपके बनाएगी, जो मैंने बात कही है, ये वाली बात, ठीक है। हम बनाते हैं इसका डायग्राम, रे डायग्राम। तो सबसे पहले यहां पर हम इसका एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं, और टेलीस्कोप के लिए देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, वो बड़े एपरेचर का होता है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का ये जो लेंस होता है, इसका एपरेचर बड़ा होता है, ओके। और फिर इसकी ऑब्जेक्ट, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसको बनाई है, जो नियरली एग्जैक्टली मुझे बीच में ही नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहां पर जितनी भी जो रेज आएगी, जितनी भी रेज आएगी ना इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहां पर, अब इसमें आने वाली रेज आएगी कहां से, मून से, सन से, किसी स्टार से, किसी प्लैनेट से, किसी कोई टेरेस्टेरियल बॉडी भी अगर है ना, अगर मान लो कोई अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट भी है कोई, तो वो भी बहुत नजदीक हो, बहुत दूर होगा। तो यहां पे जितनी भी रे आती है ना, उन सभी रेज को प्रिंसिपल, वो आपस में प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हो सकता है वो अलग हो, लेकिन वो सारी रेज आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। और जो रेज पैरेलल होती है वो कहां पे मिलती है, वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना वहां पे मिलती है। तो देखे, देखो यहां पर मैं एक ऐसी रे ले रहा हूं जो रेज क्या है, इसके पैरेलल आ रही है यहां पर। अब ये जो रेज है ना, एक अगर रे मैंने पैरेलल ये यहां पर ले ली है,
तो जितनी भी रेज होगी वो सारी पैरेलल होगी। कहां तक? जब तक इस लेंस के पास पहुंचेगी वहां तक। ये वाली रे है, ये एक इसके साथ पैरेलल हो गई, ठीक है, ये पैरेलल हो गई। थोड़ा सा कम है तो हम यहां पर इसको पैरेलल बना देते हैं। फिर ये वाली रे है, ये भी इसके साथ क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ये सब इसके पैरेलल रेज हो गई, है ना। अब ये जो पैरेलल रेज है ना, ये कहां पे आके मिलेगी? रिफ्रैक्शन के बाद में, जहां पर इसका फोकस जो होगा ना, जहां पे इसका फोकस होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो एफ ओ जहां पे होगा वहां पे मिलेगी आके, ठीक है। तो ये होगा यहां पे, ये वाली यहां पे आ जाएगी, और यहां पर हमारे पास बनेगा फर्स्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इमेज बन चुकी है फर्स्ट, और इस इमेज को हम बोलेंगे क्या? ए डैश बी डैश। और सेकंड वाला जो लेंस है, वो जो लेंस होगा वो अब यहां पर बनेगा, इसके आगे इस जगह पे। ये वाला लेंस हमारे पास यहां पे इस जगह पे बन जाएगा, ठीक है। और जब ये यहां पे बनेगा तो आप देख सकते हो इसमें, अब इसके कारण ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसके कारण एक ही आपके पास पैरेलल रे आ गई। और जो पैरेलल रे आई है ये कहां पर? इसके ऑब्जेक्ट से पास होगी, इसके ऑब्जेक्ट से पास होगी ये। और जो सेकंड वाली जो रे है वो यहां पर इसके इस जगह से पास होगी, ठीक है। अब इन दोनों रेस को जब आप देखते हो, इसको थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा जो इसकी इमेज बन जाए आगे, अदरवाइज ये कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब ये जो आप यहां पर इसको इस जगह से देख रहे हो, और यहां पर ये जो आपकी आईज है यहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ज्यादा अच्छी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो इसको मैनेज। अब बनने वाली इमेज कहां बनेगी? इस तरफ। ये वाली जो रेज है ये आगे इनको एक्सटेंड करोगे इधर, होपफुली यहां तक बन जानी चाहिए। अगर नहीं बनी तो गलत ही चीज है, गलत बात है, नहीं बनी तो गलत बात है ये, ना। थोड़ा सा आगे और लेना पड़ेगा, बन जाएगी, ओके। ये लो, ये यहाँ पे दोनों जो इमेजेस है, दोनों जो रेज है यहाँ पे एक्सटेंड करने पर मिल चुकी है, और यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट बन जाएगा इमेज। यहाँ पे आपका फाइनल जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और अब आप इसको इस जगह पे शिफ्ट कर दो, ये लो, यस। अब ये जो है ना, ये जो यहां पर आप देख रहे हो, ये जो इमेज बनेगी इस जगह पर, दिस विल बी एट डिस्टिंक्ट विजन। ये यहां पे जो इमेज बनेगी डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, सिंपल सी बात है, ओके। और ये जो इसका जो फोकस होगा इस वाले लेंस का, वो कहीं पर इस जगह पे होगा, एफ ई, आईपीस लेंस का। जो हमारी आईज के नजदीक होता है उसको आईपीस बोलते हैं, जो डिस्टेंस पर होता है उसको उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो यहां पर इसका जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, इसको आप O1 कंसिडर कर लोगे। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको आप O2 कंसिडर कर लोगे। और जो ये इमेज डिस्टेंस जितनी भी है ना, इसकी जो ये इमेज डिस्टेंस है, ये तो डायरेक्ट एफ ओ के ही बराबर है। जो यू, नॉट यू, वीई जो है वो जस्ट एफ ओ के इक्वल है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखो, किसी भी कंडीशन में इक्वल रहेगी, फाइनल इमेज चाहे कहीं भी बने। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये सॉरी, ये वीई नहीं है, ये वीओ है, ध्यान रखना, है ना। ये वीओ है, वीई तो ये है जो इस वाले इमेज के, इस वाले लेंस के कारण बन रही है, ये डी है, ओके। और ये है यूई, ये जो यूई है ये यहां पर ये वाली डिस्टेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। और यहां पर इसका जो मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है, फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास वही है,
और दूसरी बात, यहां पर हम जो एंगल अल्फा बनाएंगे वो इसमें एंगल अल्फा जो है ना उसका डेफिनेशन अलग है। क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। वहां पर क्या था? वहां पर माइक्रोस्कोप वाले केस में था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस। लेकिन अभी डी डिस्टेंस नहीं है, अभी डायरेक्ट एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो चाहे। और एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ये ऑलरेडी है, सेम वैसा का वैसा है। तो यहां पर देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी पे है, जहां पे चांद है, सूरज है, तारे हैं, न्यारे हैं, जो भी है वहां पर है। लेकिन इमेज जो है ना इसके कारण वो यहां पर आपके सामने है। ठीक है, तो फाइनल इमेज ये रही। तो ये फाइनल इमेज इस लेंस पर मतलब कि अपनी आईज पर कितना एंगल बना रही है? आप कहोगे सर ये वाला एंगल हम बीटा मानेंगे। बिल्कुल बना रही है। और फाइनल इमेज हमारी आईज से इतना दूर है, वो अपने आसपास में कहीं पर भी एंगल बनाएगा, वो एंगल अपनी आईज पर ही बना हुआ माना जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बना हुआ माना जाएगा। तो ये एंगल कहां बना रहा है? ये एंगल बना रहा है इस जगह पे। और ये जितना एंगल है उतना ही एंगल कौन है? ये है। तो ये वाला एंगल हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट कर लो। तो हमारे पास क्या है? मैग्निफिकेशन। अगर हम इसका नोट करना चाहें तो सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एल्फा, नॉट एल्फा, बीटा अपॉन एल्फा। बीटा अपॉन अल्फा, सिंस बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल्स तो आप इनको लिख सकते हो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। हो गया। अब आप यहां पर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा को इनकी वैल्यूज में रखो। 10 बीटा की वैल्यू कितनी होती है और 10 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या? ये वाला डिस्टेंस ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ये वाले डिस्टेंस कितना है? ए डैश ओ वन। 10 बीटा 10 अल्फा कितना है ये भी देख लिख लो यहां से। 10 अल्फा, एक चीज आपको देखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई। 10 बीटा, 10 बीटा कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ये वाला बेस। आप यहां पर देख सकते हो ये वाला ट्राइंगल हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, चाहे ये वाला कंसिडर कर लो चाहे ये वाला कंसिडर कर लो, आपके लिए 10 बीटा सेम ही आएगा। जो 10 बीटा है ना वो सेम आएगा। तो हम छोटे वाले से कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ये बेस जो होगा आपके पास ए डैश ओ टू। देन हम कर लेंगे 10 अल्फा। 10 अल्फा की भी आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। वो वैल्यू हो जाएगी आपके लिए यहां पर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश ओ वन। ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश ओ वन, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और यहां पर हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है अल्फा के लिए। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो, चाहे इन्फिनिटी से बना हुआ यहां से कोई ट्राइंगल कंसिडर कर लो, लेकिन इन्फिनिटी वाला ट्राइंगल तो मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है जो मिल रहा है वही कंसिडर कर लो। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल से हमारे पास 10 अल्फा आ गया। इन दोनों की वैल्यू एक साथ रखो यहां पर, क्या आता है? तो आपके पास मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 10 बीटा मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू इंटू नीचे ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ वन। ये वाली वैल्यू यहां पर आपके सामने आ गई। ठीक है, और ए डैश बी डैश है, ये दोनों यहां पर एक दूसरे से क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। और बचा कौन? बचा ये ए डैश ओ वन अपॉन ए डैश ओ टू। तो ए डैश ओ वन कहां है?
A-O1 ये है, और ये इमेज कहां बनेगी इसकी, V0, और V0 किसके बराबर होगा, हमेशा F0 के बराबर होगा। तो A-O1 तो आ गया आपके पास कितना, F0, ठीक है। बचा कौन, बचा है आपके पास A-O2, और जो A-O2 है वो ये रहा, और ये किसके बराबर है, UE के इक्वल है, ये आ गया UE, वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव है क्यों, क्योंकि इस लेंस के पहले है। अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, तो सिंपल, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v कितना है, आप कहोगे सर v तो d है, v तो d के बराबर है, इधर बन रहा है d, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे इसी लेंस फॉर्मूला को 1/f इज इक्वल्स टू 1/-d। v तो क्या हो गया, -d हो गया क्योंकि लेंस के पहले है। u क्या हो जाएगा, ये भी तो लेंस के पहले ही है, ये भी तो जहां भी है लेंस के पहले ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/-UE, ठीक है। अब यहां से इस 1/UE की वैल्यू आप इसको ऊपर रख सकते हो, ठीक है। तो इस वैल्यू को ऊपर रखते हैं हम, ये क्या बनेगा, इधर से ये बनेगा, और f कौन सा है, ये वाला है, आईपीस लेंस का है, तो इसको ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए आप यहां पर UE प्लेस करो पहले। अब देखो इसके बाद क्या है, अब बनेगा ये 1/UE, ये तो एज इट इज रह गया, और ये वाला पार्ट इसके साथ मिलेगा, तो 1/FE प्लस 1/d, ऐसे बन गया ये वाला। और इसके साथ अब आपके पास ये जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा m इज इक्वल्स टू -F0 अपॉन इंटू u, 1/u की e की वैल्यू ये रखोगे, तो 1/FE प्लस 1/d, ये आ जाएगा फॉर्मूला। इसको और अच्छा सुंदर करके लिख सकते हो, तो आप इसके लिए लिखोगे क्या, m इज इक्वल्स टू -F0 अपॉन FE। इस FE को मैं इधर कॉमन ले लू बाहर, ठीक है। इस FE को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस इधर FE अपॉन D, और ये आपके पास ये बनेगा, और इसको आप अब पैक कर सकते हो। ये पैक इतना सुंदर तरीके से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सबको पता है, लेकिन आपके पास ये बन गया। ये किसके लिए हो गया, जब इमेज इज एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, नजदीक, स्ट्रेस्ड कंडीशन, ठीक है, स्ट्रेन या स्ट्रेस कंडीशन है उस कंडीशन में है। लेकिन हमारे पास ये जो इमेज बननी चाहिए ये इनफाइनाइट पे बननी चाहिए, और इनफाइनाइट पर बनने के लिए हमारे पास ये जो मैग्निफिकेशन है बहुत आसान हो जाएगा। करो, करके देखते हैं मैग्निफिकेशन के कारण जो इमेज बनती है कैसे बनती है। तो देखो इसके लिए जो बनाऊंगा मैं वो अब डायरेक्ट इनफाइनाइट पर इमेज बनाएंगे। ये आपके पास इसका रे डायग्राम हो गया। अब इस रे डायग्राम में पॉइंट्स हम लिखेंगे अभी। इस रे डायग्राम के अंदर क्या हो गया कि यहां पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का एपरेचर काफी बड़ा है। बड़ा इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके अंदर अगर आएगी, इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लाइट पास होगी, तो यहां पर बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, काफी अच्छी होगी। जब बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमें इमेज थोड़ी ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगी। ये तो इसका एपरेचर बड़ा होने की बात हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O2। इसको O और इसको E भी रख लेते हैं कई लोग, लेकिन हमने ऐसे कर लिया। फिर यहां पर जो पैरेलल रेज के कारण जो बनने वाली इमेज है वो इसका जो VO होगा वो इसका FO के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस है, वो भी यहीं आ जाएगा। अब इसके कारण बनने वाली इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब ये इसके भी फोकस पे होगा। तो यहां पर
इसका भी एफ ई इज ऑल्सो एट द सेम पॉइंट, एट दिस पॉइंट वेयर दिस इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इससे बनने वाली इमेज जो इसके पैरेलल जाएगी वो इसके फोकस पे पास होगी। ये इसका एफ ई का फोकस हो गया, और जो एक लाइन जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, आगे जाकर कहीं पर ये मिलेंगे नहीं, तो आगे जाके नहीं मिलेंगे, तो इनकी जो इमेज है वो हम इधर मान लेंगे कि भाई इधर कभी ये इंफिनिटी पे जाके अगर मिल जाए तो इमेज बना लेंगे भूले चुके। ठीक है, तो ये आपके पास काम हो गया इसका। ठीक है, अब ये इंफिनिटी पे इमेज बन जाएगी, तो हमारे पास जो एंगल बनने वाले हैं जिसके कारण हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, वो ये आपका पास बीटा जो फाइनल इमेज के कारण बनने वाला एंगल है, ये आपके पास अल्फा जो ऑब्जेक्ट के कारण बनने वाला एंगल है। अल्फा वो इधर से तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हमने जस्ट जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, इधर से फाइंड आउट कर लेंगे। हमें तो फाइंड आउट करने से मतलब है, जरूरी थोड़ी कि हम इधर से ही फाइंड आउट करेंगे, हम ये वाला यूज कर लेंगे, काम हो जाएगा अपना। और ये जो डिस्टेंस है जो हम इतनी देर तक क्या यूज कर रहे थे, यू ई जो यूज कर रहे थे, अभी वो क्या हो गई, एफ ई के ही बराबर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर अब हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो और मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हो, ये आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ओके, और आपको 10 बीटा और 10 अल्फा फाइंड आउट करना है, तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से आप बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली साइड कितना, ए डैश ओ टू। देखो यहां पर हमारे पास ये वाला जो है ना, ये बीटा आ गया, ये वाला एंगल। ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू ये वाली साइड के लिए ये वाला ट्राइंगल आएगा, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ वन, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ वन, ये हो गया। अब हमें इसको डिवाइड कर देना है क्योंकि हमें तो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू इन टू इधर वाला ए डैश, नॉट ए डैश, ए डैश बी डैश ऊपर जाके ए डैश ओ वन, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये दोनों कैंसल आउट, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना बनेगा, ए डैश ओ वन, ए डैश ओ वन ये वाली साइड कितनी है, एफ नॉट है, ये कितना है, एफ नॉट, और ए वन ए डैश ओ टू ये वाली साइड कितना है, एफ ई है, ये एफ ई, यही इसका मैग्निफिकेशन आ गया। इसके जितना सिंपल फॉर्मूला तो मैंने आज वाले चैप्टर में देखा ही नहीं अभी तक। ये हो गया कहां पर, जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, ये फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है ना, उस वाले केस में। अब मुझे बोले कि मुझे कौन सा तैयार करना है, तो मैं बोलूंगा आपको टेलीस्कोप वाला इसमें से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। अब एक बात और है, एक क्वेश्चन ये कि माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा क्यों बनाते हैं, उसका ये रीजन है जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका व्यू एरिया ज्यादा रहे। ओके, एरिया दैट इज विजिबल, वो क्या रहे, एरिया ऑफ व्यू वहां पर वाइड रहे, ज्यादा रहे, इसलिए इसका जो लेंस है ये छोटा बनाते हैं। इनके दोनों लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं जिससे कि इसकी पावर ज्यादा मिले, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिले। और ये वाला जो होता है
टेलीस्कोप का जो ये वाला लेंस का एपरेचर बड़ा होता है, सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन पास थ्रू दिस लेंस। और ये लेंस फिर उसके बाद क्या करे, एक हाई इंटेंसिटी की इमेज बनाए। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नियरली 10 मीटर 15 मीटर, इस लेवल की फोकल लेंथ होती है इसकी टेलीस्कोप की, ऑब्जेक्टिव लेंस की। और इसकी जो फोकल लेंथ है ये छोटी होती है कंपैरेटिवली, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे। तो यहां पे 1000 15,000 200 500 ऐसा इसका मैग्नीफाइंग पावर निकल के आती है, तब हम इसके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम यहां पर जैसे ही ये टेलीस्कोप बनाएंगे तो टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, इसका टेलीस्कोप का जो काम है ना वो अभी तक यहां पर इसका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अब दूसरी बात करने वाले हैं। क्या, जब आपने इस टेलीस्कोप को देखा है, हम इस टेलीस्कोप का एपरेचर बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा बनाने के लिए यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका अगर डायमीटर बड़ा होते गया, इसकी पावर इंक्रीज करने के लिए एपरेचर बड़ा बनाते गए, तो क्या होगा, एक टाइम पे लेंस बड़ा बनाने से, एपरेचर बड़ा बनाने से इसकी थिकनेस भी तो बढ़ेगी। थिकनेस बढ़ेगी तो ये हेवी वेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। तो यहां पर इसकी थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ने पर ये हेवी वेट हो जाएगा। तो ये हेवी तो वेट है, और लेंस के ऊपर हम सपोर्ट कहां से दे सकते हैं, उसके चारों ओर आप कवर लगा सकते हो, चारों ओर फ्रेम लगा दोगे लेंस के, अगर तो सपोर्ट दे दोगे, इतना ही सपोर्ट दे सकते हो। तो सपोर्ट इसका लो है, हेवी वेट एंड लो सपोर्ट। दूसरी चीज, लेंस है तो लेंस को दो तरीके से आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। लेंस को इस तरफ से भी साफ करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, और इस तरफ से भी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। ग्राइंडिंग का मतलब आपने देखा होगा, जब आपके आसपास में जो मार्बल के, कोटा स्टोन के जब फर्श डालते हैं मार्बल वगैरह के, तो फिर वहां पे क्या किया जाता है, उसको ऊपर एक जनरेटर जैसी मोटर लेके वहां पर फिर उसकी घसाई करी जाती है, और फिर व्हाइट कलर का जो पानी उसका निकलता रहता है, वो क्या उस पत्थर की घसाई करता है, मतलब ग्राइंडिंग करता है वो एक्चुअल में। किस लिए, उस पूरे फर्श को मुलायम बनाने के लिए, सॉफ्ट एक स्मूथ बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से इस लेंस को भी सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए, दोनों तरफ से इसकी भी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। जो इसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ की कॉस्ट भी दोनों जैसी आएगी, तो हाई ग्राइंडिंग कॉस्ट होती है इसकी। फिर इसके बाद होता है, इसके अंदर जो आपके पास लेंस होते हैं ना, ये इस लेंस के अंदर होता क्या है कि जब यहां पर आप एक चीज देखोगे कि इसमें क्रोमिक एब्रेशन होता है। अब क्रोमिक एब्रेशन क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। क्रोमिक एब्रेशन ये होता है, आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, वो होती है μ21 -1 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, यही होती है ना। तो क्रोमिक एब्रेशन के कारण आपको पता है फोकल दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसके लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अब रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी तो उसकी फोकल लेंथ जो होती है ना रेड कलर की, दैट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। इसका मतलब ये कि रेड कलर कम बैंड होता है। प्रिज्म में पढ़ा था ना, सेम वही बात है। रेड कलर कम बैंड होता है और वॉयलेट कलर ज्यादा बैंड होता है। तो मान लो यहां से व्हाइट लाइट आई, तो वॉयलेट कलर तो यहीं पर आके इमेज बना लेगा, यहीं पर फोकस हो जाएगा, और जो रेड कलर है वो यहां जाकर इमेज बनाएगा। तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह पर क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, कंसंट्रेट होंगे।
तो अलग अलग जगह पर इमेज बनेगी। तो ये होता है क्रोमिक एब्रेशन। किसके कारण? इसके कलर के कारण है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहां पर इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ये दिक्कत है। दूसरा है इसका स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब इस लेंस की स्फेरिकल शेप के कारण, कि आपके पास ये लेंस है ना, इस लेंस के अंदर क्या हो गया कि यहां पर जो ये किनारे वाली जो रेज आ रही है ना, इनको तो यहां पर ये स्फेरिकल सरफेस मिल रहा है, ये बिल्कुल स्फेरिकल है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इस सरफेस के कारण भी बैंड होगी नॉर्मल के कारण, और सामने वाले के कारण भी होगी। तो ये तो यहां पे आके फोकस हो जाएगी, यहां पे आके फोकस हो जाएगी। जो ये वाली रेज है, जो दूर वाली है ना, ये सब रेज यहां पे आके फोकस हो जाएगी। लेकिन जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक आएगी, यहां पर पैरा एक्सियल रेज भी बोल सकते हैं इनको। कौन सी? पैरा एक्सियल रेज। ये जो रेज आएंगी, इनके लिए तो ये दोनों सरफेस के स्फेरिकल का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो यहां पे अगर बड़ा लेंस रहेगा तो यहां पे तो एक सीधे के जैसा व्यवहार करेगा, सीधे के जैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर रिफ्रैक्शन इनका होगा कम, तो ये आगे जाकर मिलेगी, ये आगे जाकर मिलेगी। किसके कारण? इसके स्फेरिकल सरफेस के कारण। तो दो प्रॉब्लम तो ये बता दी, तीन प्रॉब्लम मैंने और बताई। क्या? हाई क्रोमिक एब्रेशन, ये अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग जगह पर कोइंसाइड करती है, फोकस होती है, तो अलग अलग जगह इमेज बनेगी। हाई स्फेरिकल एब्रेशन, अलग अलग जगह से आने वाली लाइट भी अलग अलग जगह फोकस हो रही है, तो इमेज ब्लर बनेगी थोड़ी। ये भी तो है ना, अलग अलग जगह इंसिडेंट होगा तो ब्लर ही बनेगी। वेट, जितना हम इसका डायमीटर बढ़ाएंगे, एपरेचर बढ़ाएंगे, उतना मोटा होता जाएगा। हेवी वेट, लो मैकेनिकल सपोर्ट, केवल इसके जो सर्कल है, बॉर्डर है, वहीं से आप सपोर्ट दे सकते हो। और हाई ग्राइंडिंग कॉस्ट, दोनों तरफ से ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, तो हाई ग्राइंडिंग कॉस्ट है। इन सभी का सॉल्यूशन है हमारे पास, सिर्फ एक चीज है, सिम खुल जा सिम सिम, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो अब हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाते हैं। तो इसके डायग्राम के लिए देखो, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे। देखो यहां पर ये अपने पास एक, हमने सबसे पहले एक ये लाइन कंसिडर कर ली है। फिर उसके बाद इसके जस्ट पास में यहां पर एक और लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या है, डबल लाइन से बनाएंगे तो थोड़ा दिखने में थोड़ा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा दिखने में। ये हमारे पास एक यहां पर ये एक बड़ी ट्यूब हो गई, बड़ी एक जगह हो गई इसके अंदर। फिर अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये एक मिरर यहां पर और एक मिरर यहां पर, और फिर ये पीछे से ये इसके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हो गई, ये सब है ना। यहां पर फिर ये जो कुछ भी होगा वो इसके लिए सपोर्ट के लिए काम करेगा। ओके, और ये क्या है, मिरर है, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं बार बार। ठीक है, दिस इज फॉर सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, और फिर हम अब इसका क्या कर सकते हैं, सामने जब इधर से कोई भी लाइट रेज आएगी, यहां से कोई भी लाइट रेज जो इसके ऊपर आएगी, इस मिरर पे, या चाहे कोई इस मिरर पे आएगी, तो यहां से रिफ्लेक्ट होंगी ये, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कोई यहां पर जाएगी ये लाइट्स। ठीक है, और ये वाली जो लाइट है ये भी इस डायरेक्शन में आएगी। जब इनको आप देखोगे, ये जो लाइट रेज है यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अब इधर भी एक एक मिरर हम इस साइड में लगा देंगे, जो कन्वेक्स मिरर होगा। ये इधर आपने मिरर बना दिया। अब ये जो लाइट रेज है इधर इसके साथ जाके अब ये इस डायरेक्शन में इधर ट्रेवल करेगी, ये वाली लाइट रेज। ओके, और आप इनको अगर चाहो
तो थोड़ा और इसके साथ एक दूसरे के साथ इनको मिला सकते हो। यहां पर, ठीक है, यहां पे मिला सकते हो। अब क्या हो गया, यहां पर इस जगह पर है ना, इस जगह पर हम एक बॉक्स यहां पर बना देते हैं, ये इस टाइप का, और ये बॉक्स इन सभी रेज को यहां से कलेक्ट करने के काम आएगा, और यहां पर हम फाइनली एक लेंस लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कुछ भी इमेज बनेगी इस फील्ड में, वो हम यहां पर इस बॉक्स में यहां पर हमें मिल जाएगी। ठीक है, और इसको हम आराम से यहां पर हमें ये इमेज मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब इसमें और क्या करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको इसकी मैग्नीफाइंग पावर से कैलकुलेशन नहीं करना है, इसका फॉर्मूला डेराइव करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो ये जो मिरर्स जो बने हुए हैं ना, इनकी फोकल लेंथ और इसके अरेंजमेंट को यूज करके हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, मिरर है तो मिरर के साथ क्या क्या खास बात होती है, पीछे से पॉलिश्ड होता है, पीछे से इसका कोई रोल नहीं होता है ना, आर पार नहीं होती लाइट रे, तो पीछे से आप जितना चाहे इतना अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट बना सकते हो, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास यह है कि हम इसके अंदर इस मिरर में यहां पर एक चीज हमारे पास यह है कि बिल्कुल भी क्रोमिक एब्रेशन नहीं होगा, चाहे आप रेड कलर की लाइट हो, चाहे वॉयलेट कलर की लाइट हो, चाहे कोई और कलर की लाइट हो, सबके लिए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, और वहां पर वेवलेंथ का, स्पीड का कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब क्रोमिक एब्रेशन नहीं है, स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं है। जो पैरा एक्सियल रेज हो रही थी वो आपके पास आगे जाकर या लेट जाकर कोइंसाइड कर रही थी, फोकस हो रही थी, इसमें वो समस्या भी नहीं है। जो कुछ आएगी, जो भी रेज आएगी, वो एक जगह पर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के साथ काम करेगी। कितना सिंपल सा फॉर्मूले पे काम कर रही है, तो स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है। हाई मैकेनिकल सपोर्ट, पूरा मिरर को एकदम गोद में उठा सकते हो आराम से, पीछे ईंट की दीवार खड़ी कर सकते हो, चलने दे चल मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइड से आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ती है मिरर को, एक साइड से ग्राइंडिंग कर दो, दूसरी साइड तो वैसे ही पॉलिश हो रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग कॉस्ट भी कम है, मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा है, और जो आपके पास लेंस जो होता है जितना बड़ा बनाओगे उतना मोटा होता जाएगा। मिरर में ये चीज नहीं होती, मिरर में पतला सा मिरर बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, पीछे मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है केवल। ठीक है, तो यहां पर ये चीज भी नहीं है, तो यहां पर ये सारा ही यहां पर क्या हो गए, जो वहां पर डिसएडवांटेज थे वो यहां पर एडवांटेज हो गए। तो एडवांटेज जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, नो स्फेरिकल क्रोमिक एब्रेशन, नो स्फेरिकल एब्रेशन, लाइट वेट, इसका वेट कम होता है, हाई मैकेनिकल सपोर्ट, लो ग्राइंडिंग कॉस्ट। इस तरीके से आपका ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके अंदर एक चीज और है, वो ये है कि आप ये समझ के चलो, जो हमने हमने यहां पर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की इतने कमजोरियां पड़ी थी, तो उससे देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, उसका एपरेचर है नियरली 102 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट का। अब ये सोचो, ओनली इतना बड़ा, लगभग 1 मीटर के जितना बड़ा डायमीटर है, उतना ही वहां पर वो टेलीस्कोप बन सकता है अगर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करें। लेकिन अगर वहीं पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अगर होगा, रिफ्लेक्शन वाला अगर हम देखें, तो इसमें जो एक सिंगल मिरर का जो डायमीटर है ना, वो भी ऐसा है जिसकी 10 मीटर्स डायमीटर के कई मल्टीपल पेयर लगाकर टेलीस्कोप बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखो
मल्टीपल पेयर मतलब बहुत सारे ग्लास आप अलग अलग पेयर करके लगा सकते हो, 7 ग्लास लगा सकते हो, 6 आर पार में, एक सेंटर में, और हर एक का 10 मीटर्स इसका डायमीटर है, मतलब 1000 सेंटीमीटर तक डायमीटर है। तो इससे 10 टाइम्स ज्यादा तो यही हो गया, ठीक है ना। वो भी यूएसए में, ये भी यूएसए में, ये भी यूएसए में। और इंडिया की जो सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप है वो भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उसका जो डायमीटर है वो 2.35 मीटर होता है। नियरली इसका भी 235 सेंटीमीटर डायमीटर अपने इंडिया के पास ही इतना, तो इससे ज्यादा तो जो यहां पर ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से 2.5 गुना ज्यादा तो हमारे पास ही अवेलेबल है। तो क्या काम की है वो, है ना, काम की थी जब बनाया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन्वेंशंस होते हैं, लोगों को पता चलता है, दिमाग काम करता है, तो ये सारी चीजें सामने निकल के आती हैं। तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर को पूरा करते हैं, और हमें अब आगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको बहुत अच्छे से करेंगे। और यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से करवा दिया है। इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा कुछ यहां पे करने की जरूरत नहीं है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई धुन के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ, और आपके पुराने बच्चों के साथ, ठीक है। और आप ये यहां पर वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने आप आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत जितने रिक्वायरमेंट है वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।